नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सियासत चरम पर, लगातार हो रहे दिग्गजों के दौरे। कल ऋषिकेश आएंगे पीएम मोदी, तैयारियां जारी। तो 13 को पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर सीएम धामी की ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो। सोमेश्वर और रामनगर में की गई जनसभाएं। कहा, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस बहुत पहले मर चुकी। बदलते मौसम के साथ बढ़ने लगा डेंगू और मलेरिया का खतरा। स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट जारी। कहा, बचाव के लिए सावधानी जरूरी। बचाव के लिए शासन स्तर की तैयारियां जारी। त्योहारों के मद्देनजर नक्कालों पर नजर। हरिद्वार में चेकिंग के दौरान पकड़ा 12 क्विंटल नकली मावा। मुजफ्फरनगर से लाया गया था माल। और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान। इस बार अक्षय तृतीया पर 10 मई को 12:25 पर अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर खोले जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे। आज रामनगर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की और जनता को संबोधित भी किया। मोदी सरकार के इस दौरान उपलब्धियों को गिनाया और बीजेपी को वोट देने की अपील भी की। बता दें कि रामनगर पौड़ी और लोकसभा सीट में ये आता है, जहां पर बीजेपी से अनिल बलूनी और कांग्रेस से गणेश गोदियाल मैदान में है। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े देश, दुनिया का जो अच्छे देशों में जिनकी गिनती होती थी, उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई और हमारे देश की व्यवस्थाएं वैक्सीन देने के बाद, हर किसी को 2 टाइम का भोजन मिलने के बाद, अन्न देने के बाद, उसके बाद भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था विकास का काम आगे चलने के बाद भी आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई 11वें नंबर से। मोदी जी ने इस प्रकार से काम किया है। 10 वर्षों में उन्होंने गांव से लेकर शहर तक चहुमुखी विकास की ओर देश को बढ़ाया है। गुरुवार 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 टिहरी लोकसभा, हरिद्वार लोकसभा और पौड़ी लोकसभा के लिए ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में एक विशाल रैली हो रही है, जिसमें लाखों की संख्या में हरिद्वार, देहरादून, टिहरी लोकसभा और कुछ थोड़ा हिस्सा गढ़वाल लोकसभा का भी वहाँ पर लोगों के आने की संभावना है। और हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से बहुत ही गहरा लगाव है। जब वो संगठन का काम देखते थे, मैं भी संगठन का काम देखता था, तो उससे पहले से जब वो अपने युवक अवस्था में जब उन्होंने यहाँ पर आध्यात्मिक साधना की और उसके बाद प्रतिवर्ष वो यहाँ पर आते रहे। मुझे भी उनके साथ 2 बार थोड़ा प्रवास करने का राज्य बनने से पहले मौका मिला था। नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे तरह डूबने वाला जहाज है और समझदार व्यक्ति डूबे हुए जहाज में रह नहीं सकता, इसलिए लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। अजय भट्ट ने कहा कि कई राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही उत्तराखंड में बद्रीनाथ की सिटिंग विधायक और सहित उनके साथ कई ऐसे नाम गिनाए जो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अजय भट्ट ने आगे कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब कांग्रेस ने अपने लोगों को नहीं जाने दिया, तब से ही कांग्रेस नेताओं का पार्टी से मोहभंग होने लगा था।
नैनीताल लोकसभा में कोई उनके विपक्ष में खड़ा भी हुआ है, जो लोग खड़े भी हैं वो मुझे लगता है कि वो खुद ही मैं समझ लो कि आप हर एक घंटे में 10 से 15 कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप हमको फ़ोन करके कह रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। अभी मैं रामपुर रोड की एक सभा में था, वहाँ एक पूर्व नेता यहाँ के बीजेपी में आए कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने एक बात कही मंच से, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर राम की कृपा पहले से थी और मेरे ऊपर अब हो गई है। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार की आम जन भावना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ी और हमने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा 10 साल में किए गए कार्यों का बखान कर रही है। बताते चले कि इस दौरान 7 साल में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी जनता के बीच लेकर जा रही है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने महानगर कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि बीजेपी अपने मूल सिद्धांतों से कभी हटी नहीं। 1951 में जनसंघ गठन से लेकर 1980 में बीजेपी के गठन के बाद भी पार्टी ने अपने मूल सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं किया, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या कश्मीर से 370 धारा को हटाना हो। पार्टी ने इन दोनों कार्यों को पूरा कर अपने मूल सिद्धांतों को पूरा किया है, जिसके कारण जनता में बीजेपी की साख बढ़ गई है। देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, सीधे सीधे केंद्र का चुनाव होने जा रहा है। तो जो केंद्र सरकार की 10 साल की हमारी उपलब्धि है वो उसका मुख्य विषय है, उनको लेकर हम जा रहे हैं। जैसा मैं शुरू से कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक धरातल पे भी अपने आप को प्रमाणित किया है और साथ ही साथ हमने विकास के माध्यम से भी हम लोगों के बीच में हमने अपने आप को स्थापित किया है। तो पूरे देश के अंदर जो विकास की गति चल रही है वो हमारा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। हमारा जो वैचारिक धरातल पर हमारे प्रमुख मुद्दे थे जिनका समाधान हम लोगों ने किया है वो हमारे प्रमुख विषय है। हमारे प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस हमारे प्रमुख विषय है और प्रदेश सरकार ने जो इस बीच में 7 साल से जो काम किए हैं वो भी हमारे इस चुनाव का हिस्सा है। तो अगर हम सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें देख रहे हैं कि हम चुनाव में बहुत आगे। इधर सल्ट अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट के क्यारी वनकोटा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं सल्ट विधायक महेश जीना ने क्यारी वनकोटा में जनसंपर्क के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट मांगे और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील हम यहां पर करने आए हैं। मोदी जी की जो विकास के कार्य हैं उनको देख के आज हम वोट मांग रहे हैं और साथ ही अपने कार्यों को भी आगे रख के हम वोट मांग रहे हैं। आज मोदी जी की मेहरबानी से आप देख ही रहे हैं सभी को किसान सम्मान निधि मिल रही है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना है और ये तो जो सुविधाएं हैं ये तो मतलब कुछ माने नहीं रखती। जो आज मोदी जी ने देश के लिए हमारे जो तिरंगे का जो सम्मान है आज उसको दिया है। हम कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में अपना तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। ये सम्मान जो सभी नागरिकों को मिला है इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। इधर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक डिबेट का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने डिबेट में अग्निवीर योजना का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस योजना के विरोध में पूरे तरीके से मुखर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अन्य नेताओं को भी इस योजना के बारे में अपने इरादे साफ करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट स्टैंड ले लिया है कि वो अग्निपथ योजना के फेवर में है। वो बताते हैं कि अग्निवीर बहुत अच्छे निकलेंगे। इसको कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी नरेश बंसल जी ने, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक टीवी डिबेट में खुलेआम इस बात को बोला और हम बात ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उससे बचना चाह रही है। हम चुनौती देते हैं अजय भट्ट जी से लेकर के और 5 सांसद के जो प्रत्याशी हैं वो किसी भी टीवी डिबेट में हमारे किसी भी प्रवक्ता के साथ बैठे और अग्निपथ योजना पर डिबेट कर ले।
कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल अपनी तुलना हेमवती नंदन बहुगुणा से कर रहे और कह रहे हैं कि जैसे बहुगुणा को हराने के लिए दिल्ली लगी हुई थी, वैसे ही उन्हें भी हराने के लिए दिल्ली लगी है। अब बहुगुणा के पोते कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने अपने आखिरी के 10 से 12 साल की राजनीति कांग्रेस के लिए नहीं की, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से लोगों को डराने, धमकाने और दबाने की राजनीति की, उसके खिलाफ की। वो उस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़े थे और पहाड़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया था। उन्होंने अपनी राजनीति जो है हमेशा कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की जो लोगों को दबाने की, धमकाने की, डराने की राजनीति थी, उसके खिलाफ करी थी। वो लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़े थे, तो शायद गणेश गोदियाल जी भूल गए, वो किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं लड़े थे, वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे। और पहाड़ की जनता ने कांग्रेस को नकारा था उस वक्त भी। उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा जी को जिताया था और कांग्रेस को नकारा था। इसलिए मैं गणेश गोदियाल जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी को अपना आदर्श मानते हैं, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, और उनके एक पद चिन्हों पर चलने का फैसला करते हैं, तो उनको भी कांग्रेस इस्तीफा दे देना चाहिए और आगे भारतीय। फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर करेंगे। लक्सर पुलिस आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नशे के खिलाफ पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रही। लगातार लक्सर पुलिस की गठित टीमें नशे के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। उसी क्रम में लक्सर पुलिस की टीम ने आज 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शराब तस्कर काला लक्सर के बाकरपुर गांव का निवासी है, जिसके खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इधर लक्सर क्षेत्र में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन गेहूं की पैदावार कम होने से किसान मायूस है। किसानों के सामने इस भारी समस्या के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे हैं। गेहूं की पैदावार को लेकर किसानों से हमने जब बातचीत की तो किसानों ने बताया कि किसानों पर कुदरत की मार कुछ इस कदर पड़ी है कि पिछली जून महीने से अब तक लगातार किसी न किसी रूप में किसानों के सामने आपदा खड़ी हो ही रही है। पिछले जून माह में बाढ़ से तबाही हुई थी, जिससे धान और गन्ने की फसल पूरे तरीके से चौपट हो गई थी। हालांकि सरकार ने मुआवजा राशि भी दी, लेकिन वो इतनी कम थी कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात रही। अब उम्मीद ये की जा रही थी कि गेहूं की पैदावार से कुछ राहत मिल सकेगी, लेकिन कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा ओलावृष्टि होने से गेहूं की पैदावार को नष्ट होना पड़ा और अभी गेहूं की पैदावार नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। पिछले जून के माह के आसपास यहाँ बहुत भयंकर आपदा आई थी, जिसमें सरकार द्वारा जो है राहत राशि भी प्रदान की गई थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी। वो ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात थी। उसके बाद हम किसानों को सभी को ही यह आशा थी कि आने वाले आगामी गेहूं की जो कटान होगी कि उसकी भरपाई हम उसमें कर पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अतिवृष्टि ओलावृष्टि होने के कारण यहाँ जो फसलें हैं उनमें जो है जो झड़त है वो बहुत कम है। लगभग 2-2.25 कुंटल प्रति बीघे का एवरेज यहाँ आ रहा है, जिसमें किसान को पूरी राहत नहीं है। इधर लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को लेकर बुधवार को एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार ने लोहाघाट के समस्त टैक्सी चालकों के साथ बैठक कर नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। वहीं टैक्सी चालकों के द्वारा अपनी समस्या रखी गई। बताते चले, इस दौरान एसएचओ अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों को सड़क और स्टैंड को बाधित करने वाले व्यक्तियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये जो टैक्सीमैन की एक समस्या हम लोगों को हुई थी कि ये रोड पर कहीं भी खड़ी होकर सवारियां भर देते थे, नंबर 1, और कहीं सामान उतारना बंद कर देते हैं, वो शुरू कर देते हैं। इस कारण यातायात व्यवस्था अवरुद्ध होती है।
इस संबंध में मैंने बैठक ली है और उसके बाद अलावा इन लोगों को मतलब निर्देशित भी किया गया है कि अब जो टैक्सी स्टैंड नियुक्त किया गया है जहाँ पर वहीं सवारियाँ भरें, इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर सवारियाँ न भरें। यदि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए मानवता के नाते हम लोग छूट दे सकते हैं। तीसरा जो है, शराब पीकर कोई गाड़ी ना चलाए और एक्स्ट्रा सवारी ना भरे, नियतन सवारी ही भरे अपनी गाड़ियों में। यदि कोई नियतन सवारियों से अधिक सवारियाँ भरता है तो उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी बिना रुके। एक तो गाड़ियों के लिए जगह कम हो रही है, दूसरा हर समय जाम की स्थिति रहती है वहाँ पर। जो भी अधिकारी इधर उधर जाने में फिर वो टैक्सी वालों के ऊपर गाज गिरती है वहाँ पर। तो हम कह रहे हैं कि वो अतिक्रमण खोला जाए वहाँ पर, जो हमारा गोल चक्कर है, और जो है तो व्यवस्था अच्छी की जाए। काशीपुर ध्वजारोहण के साथ उत्तर भारत का सुविख्यात चैती मेला आरंभ हो गया है। मां बाल सुंदरी देवी मंदिर के मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री ने बताया कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की सप्तमी यानी कि 15 अप्रैल की अर्धरात्रि को परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होने के बाद नगर के मोहल्ला कानून गोयान स्थित पंडा आवास से मां भगवती बाल सुंदरी देवी का डोला चैती मेला परिसर स्थित मंदिर भवन पहुंचेगा। मां भगवती की प्रतिमा यहां 22 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रहेगी और 22 अप्रैल की अर्धरात्रि डोला वापस पंडा आवास ले जाया जाएगा। से 5 मई तक हमारे चैती मेले का आयोजन आज शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ एक हवन और एक झंडा लगने से होता है, पुरानी परंपरा है। और आज माता के यहाँ पे सारे लोग उपस्थित थे, सारे श्रद्धालु सबके साथ शुभारंभ हुआ है। और व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों के अलग अलग टेंडर हैं, टेंडर में ठेकेदारों के द्वारा काम किया जाता है। विभाग उसके जो नियम है उसका भगवती पशुपति हो जाता है, जो कि आज विधि विधान से प्रारंभ हो गया है और माता जी की पूजा अर्चना उपरांत हुई है। यहाँ पर हवन कीर्तन हुआ और उसके उपरांत ध्वजारोहण का और जो कि लगभग 5 तारीख तक चलेगा। और माँ भगवती की जो प्रतिमा है, डोला यात्रा है, वो 15 तारीख की अर्धरात्रि में नगर मंदिर चल के यहाँ आएगी, जो कि 22 तारीख तक यहाँ विद्यमान है। बूथ चलो बूथ जीतो अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपको बताते चले कि ग्राम सभा बड़गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में तमाम बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता से लेकर ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कई अन्य दलों के कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। आपको बताते चले कि बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आजकल तमाम ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और बूथ चलो बूथ जीतो अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। को देखते हुए हमारी बूथ की बैठक आहूत की गई है और किस प्रकार से हमारा चुनाव प्रबंधन किया जाएगा, जो कि आगामी 19 तारीख को मतदान होना है। तो मत प्रतिशत 30 से बढ़ाया जाएगा, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का। तो उससे हमें किस ढंग से सिद्ध तक पहुंचाना है, तो इसमें सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रणनीति तय की जा रही है और किस तरफ से हमको प्रचार अभियान को आगे तेज बढ़ाना है, इस पर सब लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े जोर शोर से युद्ध स्तर पे चुनाव की तैयारी की जा रही है। जनता तक हम पहुंच रहे हैं, घर घर तक हम पहुंच रहे हैं, बूथों तक हम पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम जनता का एक सकारात्मक प्रतिक्रिया जनता की हम देख रहे हैं अपने प्रति, तो हमें पता है कि 400 पार क्या हम लोग 425 पार भी आसानी से जा सकते हैं। और बहुत ही अभूतपूर्व संख्या में कई लोग विभिन्न पार्टियों से आकर हमारे कुनबे में, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। इधर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 50 रानीखेत से 18 टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें तहसील परिसर से संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने रवाना किया है। ये सभी पोलिंग पार्टियां निर्वाचन क्षेत्र 50 रानीखेत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर जाकर 85 वर्ष से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं से पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान करवाएंगे। संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने इस दौरान बताया कि कुल 18 पोलिंग पार्टियां हैं, जो रानीखेत विधानसभा में लगभग 360 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं। उन सभी के घर जाकर उनके वोट लिए जाएंगे।
कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से ज़्यादा है या दिव्यांगजन हैं, जिनके द्वारा घर से वोटिंग के लिए आवेदन किया गया है, उनके लिए आज हमने पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। तो वो लोग घर घर जाएंगे और 85 वर्ष से ज़्यादा के लोग या फिर दिव्यांगजन जो हैं, जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा का प्रमाण पत्र उनके पास उपस्थित है, उनके पास जाके घर घर जाके वोटिंग कराएंगे। इसमें हमारी पोलिंग पार्टी हो गई, माइक्रो ऑब्जर्वर हो गए, वीडियोग्राफर हो गए और एक पुलिसकर्मी है जो उनके साथ जा रहे हैं। मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा मसूरी के गुरुद्वारा के सभागार में चौपाल का आयोजन किया गया, जिस पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सभी को 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए बूथों को मजबूत करने का आह्वान भी किया गया। हमारा नारा है 400 पार मोदी सरकार की। तो इसके लिए काफ़ी वर्गों से लोग यहाँ पे आज हमने चाय पे चर्चा एक रखी है, सबके साथ में सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो उसमें हमने ये कहा है कि देखिए, क्योंकि राज्य में अपनी सरकार है, केंद्र में अपनी सरकार है और केंद्र में अब हमने अपनी सरकार फिर बनानी है, तो इसके लिए सबको अपना अपना दायित्व निभाना है। तो इसमें जितने भी हमारे मजदूर वर्ग हैं, गाइड यूनियन हैं, चाहे अनेक क्षेत्रों से जो लोग आए हैं, हमारा उनसे यही अनुरोध है कि वो अपने आस पड़ोस सबको ये कहें कि भाई सिर्फ आपने जवाब वोट दे। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।